मंच पर विराजमान जिनको विशेष रूप से आप सुनने के लिए आए हैं, और मैं भी टेप रिकॉर्डर लेकर के आया हूँ, अभी ऑन नहीं किया। जब वो बोलना शुरू करेंगे तो मैं करूँगा। ऐसे श्री गुरुमूर्ति जी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सौदेबाजियां हो रही हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बहुत कलिष्ठ भाषा में लिखे जाते हैं, पर बहुत सरल ढंग से समझते हैं, लोगों को समझाते हैं। ऐसे विषयों के तज्ञ श्री सचिन चतुर्वेदी जी लगातार हर सप्ताह लिखना बहुत मुश्किल काम होता है, पर अच्छे प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ जिनके साप्ताहिक लेख छपते हैं, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री अश्विनी महाजन जी न केवल स्वदेशी पत्रिका के संपादक बल्कि स्वदेशी का जो विचार मंडल का काम उसको राष्ट्रीय स्तर पर सह संयोजक के नाते देखने वाले यहाँ के मंच संचालक श्री अजय भारती जी, सामने बैठे उतने ही सम्मानीय सरोजदा जी, वीरेंद्र सिंह जी, और क्योंकि आज दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं, उस उपलक्ष्य में ये गोष्ठी का आयोजन होता है। कल उनका जन्मदिन था, एक दिन बाद हम कर रहे हैं कार्यक्रम। तो जो ठेंगड़ी जी के साथ जब नाम हम याद देते हैं तो साथ में दूसरा नाम श्री रामदास पांडे जी का भी आ जाता है, और उस जैसे और भी यहाँ कार्यकर्ता विराजमान हैं। वैसे देखा जाए तो जो अजय भारती जी कह रहे थे कि आप कश्मीरी लाल जी के विचार सुनेंगे, जो मेरा बोलने का पर्पस था वो तो मेरे बोलने से पहले ही समाप्त हो गया। जब कभी ऐसा आयोजन होता है तो जो वक्ता होता है वो तैयारी करता है, उसकी समस्या होती है क्या क्या विषय लेने हैं, क्या क्या छोड़ने हैं, और जो पत्रकार होते हैं उसके क्या क्या प्रश्न करने हैं। लेकिन जो आयोजक होता है उसके दिमाग में एक समस्या होती है कि समय पर लोग आ जाए, और नहीं आने में तो नहीं, तो शुरू के अंदर क्या किया जाए कि लोग लेट भी आए वो भी दुखी ना हो, और जो समय पे आ जाए वो भी ये ना कहे कि कार्यक्रम लेट शुरू हुआ है, तो किसी ऐसे वक्ता को खड़ा कर दिया जाता है जो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो ढूंढ ढांढ करके कि 20 मिनट लगातार बोलते रहना, रुकना नहीं है, तो उन्होंने कश्मीरी लाल का नाम दिया। तो मेरा सिर्फ इतना ही पसंद है, इसलिए बहुत गंभीरता के साथ मुझे नहीं सुनना है। कोई अच्छा चीज खाने से पहले जलजीरा पिया जाता है ताकि हमारी पाचन शक्ति, ग्राह्य शक्ति बढ़े, उस नाते ही मुझे कहा गया है। और वो मुझे लगता है कि आप सब लोग समय पर आ गए, सीट भर गई है, तो मैं सीधा भी बैठ जाऊँ तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। परंतु वो बोल दिया है कि 20 मिनट है तो मैं कुछ बोलूँगा। साथियों, ये जो विषय मुझे बोला है ये कभी तय भी हुआ होगा, कभी नहीं भी हुआ होगा, मुझे भी बहुत ध्यान नहीं है। मुझे कहा था कि 15-20 मिनट कुछ सोच लेना क्या बोलना है, लेकिन फिर एक आध मानव दर्शन का भी कहा तो मैं एक आध नाम का भी ले लूँगा। पर मैं जो आज देख करके स्थिति और मनस्थिति, तो मैं ये चाहूँगा कि शुरू में कुछ 5-7 तक मैं माननीय पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के बारे में आपके सामने विषय रखूँ। पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के बारे में कुछ कहना तो सबसे सेफ ये होता है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जो लिखा था उसमें से कुछ चुरा लिया जाए और उसी से उनको श्रद्धांजलि दी जाए, उसी से उनको पुष्पांजलि दी जाए। गंगा की पूजा करनी हो तो सबसे अच्छा होता है गंगा जल ही लेकर के चढ़ा दिया जाए। कोई भी आरओ वाटर किसी कंपनी का भी उतना शुद्ध नहीं हो सकता जितना गंगा का हो सकता है। तो ठेंगड़ी जी एक बात बार बार कहा करते थे कि जो राजनेता है वो आने वाले 5 सालों के बारे में सोचता है। वैसे ये आउटडेटेड बात होगी, पहले 5 साल बाद ही इलेक्शन होते थे,
अब हर 2 महीने बाद 4 महीने बाद होता रहता है, 1.5 साल में तो कई बार बाई इलेक्शन हो जाते हैं। तो कार्यकाल उनका और कम हुआ है सोचने का, देखने का। इसको स्टेट्समैन कहते हैं। वो 10 साल के लिए सोचता है। जो चिंतक है, जो ऋषि है, वो 100 साल के लिए सोचता है। मैं कहता हूँ कि जो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा है वो सबसे ज्यादा लागू दत्तोपंत ठेंगड़ी जी पर होता है। और आप उनके जीवन को देखेंगे, उनकी भविष्यवाणियों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि 100 साल नहीं, उनकी दृष्टि 100 साल से भी आगे जा रही है। और ये एक सूत्र है जिसके आधार पर दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को आज भी पढ़ा जा सकता है। कभी वो आपातकाल था, सब लोग बहुत घबराए हुए थे, ये काला शासन कभी समाप्त होगा कि नहीं होगा। जरा सी आवाज उठाते थे तो जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन ऐसे समय में कोई ऐसा भी बोल सकता है क्या कि जो लोग आपातकाल के खिलाफ लड़ने की बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है, दत्तोपंत ठेंगड़ी बोले कि जो इसकी कार्यशैली है, जो इसका ढंग है, ये 16 महीने से ज्यादा ये आतंकवाद चल नहीं सकता, आपातकाल चल नहीं सकता। तो 1 महीने का मैं ग्रेस मार्क और देता हूँ, अधिक से अधिक 17 महीने चलेगा। इसलिए जिन्होंने आंदोलन करना है, गिरफ्तारी देना है, वो अपने शौक के लिए कर सकते हैं, कार्यक्रम करने के लिए कर सकते हैं, स्थान बनाने के लिए कर सकते हैं। वैसे तो अपने आप ही ये 16-17 महीने में चले जाना है। ऐसी भविष्यवाणी इतनी स्पष्टता से करना और सचमुच वैसा हो जाना, ऐसी दृष्टि दत्तोपंत ठेंगड़ी। अब जब संघ शिक्षा वर्गों में जाया करते थे तो हम देखा करते कि अभी थोड़ी देर में दत्तोपंत ठेंगड़ी की एक बात बोलेंगे कि मैं मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को, बाकी लोगों को कहता हूं कि जो लोग साम्यवाद बहुत खतरनाक एक विद्रूप प्रयोग राक्षस है और इसको समाप्त करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो जो ऐसा सोच करके आए हैं वो गोरी बिस्तर बांध करके चुपचाप वापिस चले जाए। वो समय बताया करते कि इतने समय बाद तो साम्यवाद की वैसे ही अपने आप समाप्ति हो जानी चाहिए, आपको कुछ इसके लिए करने की जरूरत नहीं है, कुछ सकारात्मक करना हो तो उसके लिए आइए। आज का जो विषय है पश्चिम की अवधारणा और जो अमेरिकी मॉडल दुनिया के अंदर चमक दमक के साथ लोगों के आगे प्रस्तुत किया जाता था, तो वो उसके बारे में भी कहा करते थे कि मेरे में कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन रोमांटिसिज्म का अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहने का मेरे में दोष नहीं है। और जिन प्रमुख लोगों के सामने बैठे थे उनके सामने कहा करते थे कि मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि 2000 जो 21वीं शताब्दी आएगी और इससे करते करते ये सारे दुनिया के रंग जो हैं वो भगवे रंग में विलीन हो जाएंगे, उसमें समा जाएंगे। ये अवश्य होने वाला है, तो बहुत दूर की बात है। पर कभी कभी आज देख करके लगता है भारत का जो रंग दुनिया पे चल रहा है, भारत का व्यक्ति बाहर जाता है तो उस जनसभा को देख के लगता नहीं कि ये भारत में दिल्ली में हो रही है या वाशिंगटन में हो रही है, या 2 दिन बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगी। और अमेरिका का राष्ट्रदूत जब यहाँ आता है तो नमो नमो बोलता है, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाता हुआ आता है, तो लगता है कि दत्तोपंत जी की भविष्यवाणी सत्य होने वाली है, सत्य है। साथियों, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जैसा कुशल वक्ता होना तो बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत लोगों को सड़क पर बोलते हुए देखा है तो भी लोग फिर जमा कर लेते हैं। गेट के मीटिंग जो होती है जिसमें अंदर चौकीदार हटाने को तैयार रहते हैं, मजदूर वहां खड़े रहते हैं, उसमें भी भाषण जमाते हुए देखा है। पर आप कल्पना कर सकते हो कि जगाधरी के अंदर प्रांत संघ चालक जी की बेटे की शादी थी
और हम सब गए हुए थे जलेबी खाने के लिए, रसगुल्ले खाने के लिए, भोजन करने के लिए। और जब वो भोजन थोड़ा कर रहे थे, आधा किया, तो हमारे कान में आवाज आई कि साथ के लॉन में भी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का भाषण होने वाला है। तो हमने सोचा कि कौन तो जाएगा और इतना खाने के बाद कौन सुनेगा। लगभग मुझे अंदाजा है कि 40 मिनट तक उस शादी के माहौल के अंदर भी लोग जब बैठे तो शादी से शुरू करते हुए और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य और आने वाला कैसा भविष्य हो सकता है, ऐसा वक्तव्य मैंने कभी पहले देखा नहीं था और होना भी नहीं है। तो शादी के अंदर इस प्रकार से गंभीर विषय है। इसलिए कभी कभी लगता है कि जो वक्ता होता है उसको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। पर ठेंगड़ी जी की एक पुस्तक के अंदर मैं गिन रहा था कि 47 पुस्तकों का वर्णन है और उसके अंदर कोटेशन है, बिल्कुल पेज लिखा हुआ है और वो 1 घंटे का भाषण है। तो कितना साहित्य वो पढ़ते होंगे इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने तीसरी बात देखी है कि जो दोनों काम कर लेते हैं, अच्छे ज्ञानी होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, जिनको सुनने के लिए लोग बहुत आतुर होते हैं, तो जब कभी किसी का भाषण चल रहा होता है तो सामान्यतः अपने नोट्स तैयार कर रहे होते हैं, चिंतन कर रहे होते हैं, मैंने क्या बोलना होता है, या मंच पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति उनसे बात कर रहा होता है, कुछ परामर्श कर रहा होता है। पर दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को आज तक जिसने भी देखा, मंच पे कोई भी बोलता था तो बिल्कुल उनका सिर, उनकी आंखें, उनके कान उस व्यक्ति की तरफ रहते थे और वो एक ही चीज सुनते थे। तो वक्ता होना मुश्किल काम तो है पर इतना बड़ा नहीं है। ऐसे बड़े विद्वान का इतने बड़े श्रोता होना एक बहुत मुश्किल काम है। वो दत्तोपंत ठेंगड़ी में पहुंचा। लेकिन ये तीनों काम करने वालों को अगर कोई कह दिया जाए कि आप इस सारी बातों को लिखिए, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। लोग सोचते हैं महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा साहित्य है, लेकिन महात्मा गांधी जी ने केवल एक पुस्तक लिखी जिसका नाम ब्रह्मचर्य था, शायद 24 पेज की, 28 पेज की। एकदम आप उनके प्रोटेस्ट में खड़े हो जाओगे, क्या बोल रहे हो, ब्रह्मचर्य के प्रयोग, ये सब उनके संपादकीय थे। सब छोटे छोटे लेख छपे थे, लोगों ने संग्रह किया, उनके भाषणों का संग्रह है। किसी भी आप आज की दुकान पे चले जाइए तो सर्वाधिक नॉन फिक्शन का अगर आपको मिलेगा साहित्य तो आचार्य रजनीश का होता है। लेकिन आचार्य रजनीश कहता है कि मैंने जिंदगी में एक भी किताब कभी लिखी नहीं है, मैंने जो बोला था उसी को लोगों ने भाषण में लिखा है। पर दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ऐसे व्यक्ति थे, एक कुशल वक्ता थे, कुशल श्रोता थे। उसके अलावा उन्होंने, हम पहले 25 पुस्तकें गिना करते थे, फिर बाद में 40 की सूची आई। एक बार, पहली बार हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने 80 पुस्तकों की, डॉक्टर रणजीत सिंह जी ने कहा कि मैंने 80 पुस्तकों की सूची तैयार की है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता, मुझे दिखा सकते हो तो उन्हें दिखाए। तो जब 60-65 से आगे सूची जानने की तो मैंने गिनती बंद करी, सब ठेंगड़ी जी की लिखी हुई। आज जब आने वाला था तो मैं रामदास जी से पूछ रहा था कि आपके पास कितनी सूची है पुस्तकों की। उन्होंने कहा लगभग 110 पुस्तकें हैं, जिसमें या तो उनकी भूमिका लिखी हुई है या उन्होंने पुस्तक लिखी है। और भूमिका जब कह रहा हूं तो उसको हल्का मत मानना। एक पुस्तक जो शायद 250 पेज की थी, उसमें 157 पेज की भूमिका ठेंगड़ी जी की लिखी हुई है और वो किताब की लेखक के कारण नहीं लिखती, भूमिका के कारण से लिखती है। एक वो बोलता था कि सम टू द चर्च रिपेयर, रिपेयर अंग्रेजी का शब्द पुराना है जाना। सम टू द चर्च रिपेयर, नॉट फॉर द प्रेयर बट द म्यूजिक देयर। और हम भी जब कई पुस्तकें खरीदते हैं तो ठेंगड़ी जी की भूमिका के कारण से खरीदते हैं, लेखक के कारण से नहीं खरीदते हैं।
तो आज उन्होंने बताया कि 140 पुस्तकों का संग्रह मेरे पास है। तुरंत मैंने पूछा इसमें ट्रांसलेशन की है? बोले नहीं, ट्रांसलेशन की हुई नहीं है। आज यूट्यूब का जमाना है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा यूट्यूब उनके भाषणों की संकलित होकर के और इन एयर बोलते हैं। जैसे कभी विवेकानंद के बारे में कहा था कि जब हम उनके एक शब्द पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। उस व्यक्ति को कभी खुद सुनते तो कैसा लगता। मैं समझता हूँ कि ठेंगड़ी जी को भी आज के संदर्भ में जो बातें उनकी एकदम सत्य हो रही हैं, एकदम ताज़ी हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा, इस सारे को समझने के लिए जैसे सत्यनारायण दत्त जी की कथा को हम बार बार पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को दोबारा से पढ़ना चाहिए, इस दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए, दृष्टि प्राप्त करने के लिए पढ़ना चाहिए। मेरा छोटा सा आपसे निवेदन है। साथियों, दूसरी बात मैं छोटी सी कहना चाहूंगा। आजकल बार बार लोग कहते हैं, ऐसा शीर्षक भी आता है, प्रस्ताव भी लिखे, अगर सुभाष चंद्र बोस आज जिंदा होते। कभी कभी बोलते हैं कि आज महात्मा गांधी जी होते। लेकिन आज मेरे मन में आया कि लेख लिखूं कि अगर आज दत्तोपंत ठेंगड़ी जी होते। ऐसा लेख लिखना मुश्किल है, पर मैं अंदाजा लगा रहा था कि ठेंगड़ी जी किस किस बात पर बहुत खुश होते। और ठेंगड़ी जी जब खुश होते थे तो कुछ ना कुछ प्रसाद भी दिया करते थे, उत्साह भी दिया करते थे। मुझे लगता है कि सबसे पहली बात है, ठेंगड़ी जी को जब पता लगता कि जिस WTO की लड़ाई के लिए 22 नवंबर को 1991 में स्वदेशी जागरण में खड़ा किया, और ये लोगों को गलतफहमी होगी कि उन्होंने 5 संगठन खड़े किए हैं। देश का आज एक मूर्धन्य मेंबर पार्लियामेंट, जिसका थोड़ा सा बोलता है तो लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो पिछली बार के कार्यक्रम में श्री राजकुमार भाटिया जी ने स्वदेशी कार्यालय में एक कार्यक्रम किया। आज के दिन में किया, 1 साल हुआ। तो वो कहते हैं कि जब मैं MP बना तो ठेंगड़ी जी मुझे कहने लगे आओ कुछ लोगों को मिलाता हूँ। तो मैंने मुझे क्या मिलाएंगे, मैं सबको जानता हूँ। लेकिन वो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बस MP के पास लेके गए, वो कम्युनिस्ट पार्टी के पास, कांग्रेस की पार्टी के पास, ऐसे बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं जो पार्टी में थे उनके पास ले गए और बोले कि जब मैंने देखा कि ठेंगड़ी जी को किस प्रकार से सुन रहे हैं, और एक ने तो मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा हम तो तुझे बहुत लाइटली लेते थे, आज ठेंगड़ी जी परिचय करा रहे हैं तो हम आपको आज से बहुत सीरियसली लेना करते हैं। मुझे लगता है कि 5 संगठन नहीं, देश में कितने संगठन होंगे जो बनते समय बन चुके हैं, तो आगे बढ़ते समय जो ठेंगड़ी जी का सानिध्य होगा, ठेंगड़ी जी की मित्रता होगी, बिना ठेंगड़ी जी का नाम लिए उन सब के अंदर मेड बाई ठेंगड़ी जी, मेड बाई ठेंगड़ी जी कहीं अदृश्य मोहर लगी होगी। इसलिए कोई अगर इतिहास का आगे लिखेगा कि आजादी के बाद का भारत का आर्थिक परिदृश्य, तो ये 5 संगठनों तक सीमित रहेगा। उसकी परिधि जहां अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसे संगठनों में भी अवश्य होगी। और इसलिए तो हम ठेंगड़ी जब देखेंगे कि WTO की मीटिंग हो रही है, अमेरिका फुसलाने के लिए भारत के अंदर अपने राजदूत भेज रहा है, उधर अपनी बेहद प्रशंसा किया जा रहा है। और मैं कभी कभी शेर सुनाता हूँ कि जब ऐसे लोग किसी की प्रशंसा करते हैं तो खतरा बहुत होता है। वो अगर उर्दू का शेर है कि वो खुद उठे हैं बज़्म में देने को मुझको जाम, बज़्म महफिल को कहते हैं कि वो खुद उठे हैं बज़्म में देने को मुझको जाम, मुस्कान से जाहिर है कि प्याले में जहर है। तो जब अमेरिका प्रशंसा कर रहा था, जब चीन प्रशंसा कर रहा था, तो लगता था कि कुछ न कुछ ऐसी जहरीली दवाई देने वाले या नशे की दवाई देने चाहते हैं। पर हमारा देश अड़ा रहा, खड़ा रहा और उसके खिलाफ पूरा लड़ा।
WTO के मामले में, तो बहुत अच्छा कुछ। आप जानते हैं कि ठेंगड़ी को किसी ने पैसे दिए, एक लेख लिखा और उसके बदले में उन्होंने बहुत पारिश्रमिक दिया, बहुत बड़ा विद्यापीठ था, तो ठेंगड़ी जी ने किसको दिया? तो लोग दे रहे थे कि शायद इस विद्यालय को देंगे, इस संगठन को देंगे, मजदूर संघ को देंगे। उस समय दलितों के बारे में एक आवाज उठाने वाला और हमारे विचार परिवार के खिलाफ लिखने वाला एक अखबार था महाराष्ट्र के अंदर, बहुत जहरीली भाषा में हमारा क्रिटिसिज्म करता था। ठेंगड़ी जी ने वो सारी राशि उसको दे दी। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो, जहर की बेल सींच रहे हो। बोले नहीं, इसमें मत जाओ, हमें क्रिटिसाइज करते हैं। गरीबों के बारे में, गरीबों के दर्द के बारे में, गरीबों की परिस्थिति के बारे में ये जो अखबार लिखा उसके ऊपर जाओ। ऐसे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जब कभी ये देखते हैं कि भी एक हफ्ते के अंदर 1.5 करोड़ लोग जिनको खाता बनवाने के लिए, बैंक में खुलवाने के लिए वीरेंद्र सिंह जी की सिफारिश लेनी पड़ती थी, कहीं हमारे दूसरे MP की सिफारिश ले रहे हो, तब भी वो कहते थे कि वो कह दिया सो कह दिया, आप अकाउंट खुलाने के लायक नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को एकदम 1.5 करोड़ दिया होगा तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी बहुत खुश होते, शायद अपनी इनाम की राशि हाथों में डलवा देते। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी बहुत खुश होते जब भारत इस प्रकार के काम करता है। और शायद उस दिन मुझे लगता है कि मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के साथ होता तो मुझे लड्डू खाने का मौका मिलता। और वो दिन था कि जब मंगलयान हमारा भारत का पहली बार में इतना सफल हो गया। वो मुझे कहते हैं कि इस बात पे मत खुश हो कि ये सबसे पहली बार हुआ है। खुश होने की बात यह है कि इसमें सारे के सारे पुर्जे भारतीय है, पेच भारतीय है, पेचकस भारतीय है। ये स्वदेशी है, ये स्वदेशी की बहुत बड़ी जीत है। पर क्या ठेंगड़ी जी थोड़ा परेशान भी होते? लगता है परेशान। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का मामला कभी आ जाता है, कभी चला जाता है, कभी हाँ करते हैं, कभी ना करते हैं। जरूर हमें क्या जरा देख हो गया है। जिस 26% के लिए इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर के FDI करने लगे थे, तो उनमें झंडा बुलंद किया था इसके खिलाफ। वो 26 के बाद 49% जब हुआ, जरूर चिंतन उन्होंने किया होगा, जरूर परेशान होंगे, कहीं इंश्योरेंस के अंदर, कहीं पेंशन के अंदर। और भारत दुनिया का पहला क्रायोजेनिक एडवेंचर बना सकता है कि जो दूसरे देशों के सैटेलाइट भेज सकता है। लोग दुनिया लाइन लगा के खड़ी है कि हमारा सैटेलाइट करवा दो, और वो सारा भारतीय ढंग से बना करने बहुत खुश होते हैं। पर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बाहर की कंपनियों को बनाया जा रहा है, शायद परेशान। मैं अपनी बात को समाप्ति को ले जा रहा हूँ। ठेंगड़ी जी कुछ मामले में और खुश होते और वो कहते हैं कि है तो खराब, पर जिस ढंग से दुनिया को अकल आ रही है बहुत जरूरी है। और वो पर्यावरण का विषय साथियों, आप अंदाजा लगा सकते हो कि पिछले 30 साल के जो वैश्वीकरण का दौर चला है, इसमें यूरोप के केवल 25 देशों के अंदर कितनी चिड़िया मर गई होंगी, कितने पक्षी मर गए होंगे, कम हो गए होंगे। तो आप कहोगे कि उनके यहाँ पक्षी होंगे ही कम, व्यक्ति भी कम है, 1 करोड़ हो गए होंगे, 2 करोड़ हो गए होंगे। मैं कहूँगा नहीं, 3, 5, 10, 25, 40 करोड़ आप बोलोगे तो भी मैं कहूँगा कम है। पिछले 30 साल के अंदर इस विकास के नाम पर 42 करोड़ पक्षी यूरोप के अंदर मारे गए हैं। साथियों, बान की मून अभी कुछ दिन पहले कहते हैं कि अगले महीने पेरू देश के लीमा नाम के शहर में पर्यावरण की अगली मीटिंग होने वाली है। साथियों, तो वो कहते हैं एक बार सोच लो कि वैज्ञानिकों ने जितना सीरियसली कहना था पर्यावरण के बारे में कह दिया है। अब राजनेताओं की बारी है। बच्चे का सिर गर्म हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है, तो आप क्या करते हो? उसको पानी से ठंडा करते हो। धरती का बुखार पड़ गया है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। साथियों, जब वो कह रहे होंगे तो भारत के अंदर भी हमें चिंता का विषय है। सचिन जी को किताब फिर से रखी है, मैं कुछ भूल गया ऐसा नहीं, उसमें से पढ़ना है, लेकिन ये पुस्तक आपको दिखाना चाहता हूँ।
ये एनवायरमेंटल लॉ के ऊपर पुस्तक अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो हेनरी जी का किस प्रकार का दिमाग का अध्ययन था वो तो आपको पता लगेगा, लेकिन साथ में आपको पता लगेगा कि उनका कंसर्न क्या था। आखिरी पेज में कहते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो बहुत बड़ा संकट आया पर्यावरण का, तो वहां के लोगों ने विचार किया क्या राजनेता इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? बोले नहीं कर सकते हैं। दो कारण हैं, उनके पास पढ़ने के लिए सोचने के लिए समय नहीं है, और नंबर दो बात उन्होंने की कि अगर कुछ समय होगा भी सही, ये जिस प्रकार का अध्ययन का स्तर चाहिए किसी भी पार्लियामेंटेरियन का नहीं है, तो किन को करना चाहिए? तो समाज के अंदर जो व्यक्ति हैं अध्ययनशील हैं उनको ये काम करना चाहिए। आज ये काम स्वदेशी जागरण के लिए लगा है, इरिवर्सिबल है। एक बार पर्यावरण का नुकसान हो गया तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी इसलिए इंदिरा गांधी जी की प्रशंसा कर रहे थे कि जिसने 1972 के स्टॉकहोम के पर्यावरण के कार्यक्रम में कहा था भारत की बहुत बड़ी परंपरा है पर्यावरण के बारे में। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कह रहे थे आज उस परंपरा को याद करने की आवश्यकता है, उस ऋग्वेद को पढ़ने की जरूरत है। कैसे 32.9 दुनिया में व्यापार का शेयर होने के बाद यहाँ पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं हुआ था। एक लास्ट में चुटकुला सुनाते मैं सवाल करूं, मैं जब दर्शन शास्त्र पढ़ता था तो हमारा प्राध्यापक बोलता था कि मैं विदेश में गया और जब पर्यावरण की भारतीय परंपरा के बारे में बोलना हो गया तो 2-3 जो व्यक्ति थे वो बहुत परेशान हो गए। बोले रुको 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 हमारी बात सुनो। बोले आप बोल रहे हो कि हमारे यहाँ पर गंगा की पूजा होती है, हमारे यहाँ वृक्ष की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, बड़ की पूजा होती है, हमें क्या मूर्ख समझते हो? पहले पढ़ो हमारे बारे में फिर देखो हमारी कितनी श्रद्धा हुई। क्या हम हर साल क्रिसमस ट्री की पूजा करते हैं, उसको सजाते हैं। बोले मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप क्रिसमस ट्री के पास जाकर पूजा करते हैं तो उसकी डंडी उखाड़ करके और घर में लाकर उसकी पूजा करते, बोले डंडी उखाड़ के पूजा करते हैं। तो ऐसा कौन सा मूर्ख पुत्र होगा जो पिताजी पूजा करनी हो तो बाहर हॉस्टल में रहता तो पिताजी की टांग कटवा करके वहां लाए और पिताजी बड़ा माथा टेकने को दिल कर रहा था। अरे पर्यावरण का सत्यानाश तो कुछ दिन होना किया, एक डंडी उठाने शुरू कर दी। इसलिए दुनिया ने बहुत कुछ सीखना है। मैं समझता हूँ कि इसी धागे के साथ मैं अपने विषय को समाप्त करता हूँ। आपकी शायद जिज्ञासा बड़ी होगी कि भारत के पास क्या है, पश्चिम कैसे खोखला है। आज हमें अपने मॉडल पर विश्वास करना चाहिए। बिना तथ्यों के भी कुछ बोलता रहा पर आप एक तरफ ध्यान से सुन रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए सुनने के लिए आह्वान।